नमस्कार। आज हमारे ऑफिस में हमारे बीच में हैं डॉक्टर हेम सिंह जी गहलोत, जो आप जेएनयू में वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन एनवायरनमेंट सेंटर में निदेशक हैं और इसके साथ ही आप जेएनयू में प्राणी शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य हैं तथा राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड राज्य स्तरीय कमेटी में पहले आप सदस्य भी रहे हैं। आप का हेम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यालय में, ऑफिस में। आप हमारे साथ जो आज जिस विषय पर आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के मुद्दे और चुनौतियों पर, इस विषय पर हमने आपको आमंत्रित किया है ताकि आपके बीच में अपनी सारी बातें रख सकें। सर्वप्रथम हेम सिंह जी, आपसे हम यही कहेंगे कि आप सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए तरीके से पूरा आप सिस्टम पूरा बताएं। देखिए गोरा साहब, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ पर बात करने के लिए। आपके माध्यम से जो वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में काम करने वाले लोगों को एक संदेश प्रसारित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जहाँ पर जिस क्षेत्र में रहते हैं वो शुष्क क्षेत्र है, बिल्कुल, और मारवाड़ का जो क्षेत्र है और ये जो हमारा पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र जो देश के किनारे पे है, वो अगर बात करें तो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध पहले भी रहा है और आज भी समृद्ध है। लेकिन जैसे जैसे उत्तरोत्तर समय होता गया है, हमारे मानवीय जो बात कह सकते हैं, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है और अपने आप को उसमें ढाल नहीं पाने की वजह से बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से हम लोगों ने दोहन किया है जी। इस अंधाधुंध दोहन करने से न केवल वन्य जीव बल्कि आपके अगर बात करें तो बहुत सारी वेजिटेशन जो है, वनस्पतियां हैं जो विलुप्त हो रही जी जी। अगर मैं एक ही उदाहरण की बात करूं, जोधपुर में जहां हम लोग बैठे हैं, जहां मेरा घर है और आपकी कुत्ते हैं, मंडोर की पहाड़ियां अपने आप में बहुत ही हरी भरी हुआ करती थी, बिल्कुल होती थी, जहां पर बहुत सारा गूगल जो अपने आप में बहुत ही विख्यात था, लेकिन आज की तारीख में देखें जो कि IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, लेकिन वो गूगल आज जोधपुर के आसपास से खत्म हो गया जी। तो एक वनस्पति की बात करें, इसी प्रकार से अगर वन्य जीवों की बात करें तो मैं पूरे पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर मिलने वाले जो दुर्लभ प्राणी जो था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि गोडावण, जो कि हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है। वर्तमान में उसकी जो संख्या है वो 200 से ज्यादा नहीं है पूरे भारत में। तो ये अपना आप में बहुत ही चिंता, विशेषकर जैसलमेर एरिया में तो बहुत ही ज्यादा। अभी अगर बात करें लेकिन दशकों से अगर बात करें, जो हमारी जो पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन विगत अगर हम लोग 5 या 7 दशक पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पर 1890 के आसपास में हमारे यहाँ पर लॉयन हुआ करता था। ये साइंटिफिक रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो कि हमारे कायलाने की जो पहाड़ियां हैं यहाँ लॉयन हुआ करता था, यानी जो अभी केवल शासनगिर में सीमित है। लेकिन हमारे यहाँ अगर नागौर और जो अजमेर के बीच का जो ये पचपड़ी, चक, रैण, मेड़ता और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में चीता हुआ करता था, लेकिन वो विलुप्त हो गया। गंगानगर के क्षेत्र में चूंकि हमारा स्वैम्पी एरिया, आज से करीबन 10-12 दशक पहले की बात की, राइनो रिपोर्टेड किया गया, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें परिवर्तित हो, दिन ब दिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से। अब अभी वर्तमान समय में भी अगर हम लोग मनुष्य नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब ये सारे वन्य जीव और कई ऐसी वनस्पतियां हैं जो केवल हम लोग चित्रों में देख पाएंगे और एक जाएंगे। तो अगर आप देखें, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, वो अभी खतरे के कगार पे। और जो आपने सुना होगा, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, चाहे भोपालगढ़ की बात करें, चाहे लूणी की बात करें, तो हमारे को लूणी नदी के अंदर भेड़िए बहुत हुआ करते, बहुत होते थे कोई जमाने। आज की तारीख में अगर फॉरेस्ट के डाटा उठा कर देखें तो पिछले 4 साल के अंदर कोई भेड़िया आई खत्म हो गया। तो जो अगर मरुस्थलीय क्षेत्र की जैव विविधता का और वन्य जीवों का टॉप कार्निवोरस अगर जो बात कहें, शीर्ष मांसाहारी जानवर जो है वो भेड़िया था, और भेड़िया खत्म हो गया तो नीचे बहुत सारे जानवर। अब इसका कारण अगर मैं बात करूं तो मनुष्य ने बहुत सारे क्रियाकलाप किए जी। जैसे अगर बात करें लूणी नदी का, बहुत सारा सैंड माइनिंग शुरू कर दिया,
अगर हमने जोधपुर की बात करें तो वहाँ स्टोन माइनिंग शुरू हो गया। बिल्कुल। आप अगर लैंडस्केप की अगर बात करें तो लैंड यूज हो गया चेंज, हमारा लैंड यूज चेंज ऐसे हो गया कि हमने केवल पीने के पानी के लिए पंजाब से पानी लाए थे हम लोग, लेकिन आज अगर देखें तो जैसलमेर से जोधपुर तक शायद ही ऐसी कोई फसल है जो हमारे मरुस्थल में नहीं होती। चाहे खजूर लें, चाहे अनार लें, चाहे गेहूं लें, चाहे चना लें, चाहे जैसलमेर, बाड़मेर, अनार वगैरह सभी चीज। तो अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आपने उसके आवास स्थलों को परिवर्तित कर दिया जी। तो आप जब समझेंगे हम लोग जिस आवास स्थल को परिवर्तित कर देंगे तो उस आवास स्थल में मिलने वाली जो जैव विविधता है वो चेंज होगी जी। ये सबसे बड़े खतरे हैं। जैसे अगर बात करें खेजड़ी को, अगर आप माउंट आबू में या खेजड़ी को ले जाकर आप नैनीताल में अगर उगाना चाहेंगे तो क्या संभव है? नहीं। तो इसी तरह से अगर मैं चिंकारा की बात करूं या हमारा जो हेड़ा जिसको बोलते हैं, जाउचुआ, हेजॉग की बात करें या मॉनिटर लिजर्ड की बात करें, ये सारे वन्य जीव केवल हमारे इसी बेल्ट में मिलते हैं बिल्कुल देश के। तो ये जिस प्रकार से लैंड यूज चेंज होते गए तो ये हमारे अपनी जगह छोड़ के दूसरे जा रहे, वर्तमान लुप्त हो गए, कुछ माइग्रेट हो गए। तो आपने अगर ये अभी ध्यान से अगर न्यूज़पेपर जो हमारे साथी और आप लोग नियमित देखते हैं कि विगत 3 महीना पहले, यानी अगर बात करें 3-4 महीने पहले, जोधपुर के अंदर एक तेंदुआ आया था जो कि 44 दिन तक यहाँ पर रहा और वो अलग अलग जगह पे उसने शिकार किया। आपको बता दूं वो एक नहीं आया था, हमारे साइंटिफिक रिकॉर्ड भी है और मेरा रिसर्च पेपर भी है। पिछले 2016 से लेकर अभी तक लगभग 21 तेंदुए अरावली से निकलकर हमारे शुष्क क्षेत्रीय वनस्पतियों के अंदर आ रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, जोधपुर, इवन देन नागौर तक भी पहुंचा है। तो जिस प्रकार से अरावली की जैव विविधता वहां पर है और वहां पर जो खतरे हो रहे हैं उनके, चाहे वो प्लांटेशन कट रहा है, चाहे माइनिंग हो रही है, चाहे वहां पर प्रे बेस कम हो गया, वो भाग रहे हैं और दूसरी जगह आ रहे हैं। जब दूसरी जगह आ रहे हैं तो आप देख रहे हो वहां कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जिसको मानव वन्य जीव संघर्ष कहते हैं। इसका एक उदाहरण आपको जोधपुर की सड़कों पे देखने को मिलेगा। जो हमारे खेतों में नीलगाय हुआ करती थी, आजकल जोधपुर के अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी चौराहे, विश्वविद्यालय आसपास में पूरी ये रहती है, सड़कों पर होती है। पीडब्ल्यूडी चौराहे आ गई, जेडीए चौराहे के ऊपर आ रही, रातानाडा के ऊपर आ रही, एमपीएम चौराहे के ऊपर आ रही है। तो नीलगाय हमारे खेतों में रहा करती थी, जंगल में। वो आप अगर बात करें तो उसको मजबूरी बस वो हमारे शहर में आ रही है। तो अब वो मानव वन्य जीव संघर्ष और बढ़ गया, पैदा और ज्यादा हो गया। तो ये ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से अगर हम लोग देखें तो वर्तमान के अंदर हमारे ऐसे कई चुनौतियां हैं जो अगर बात करें तो जिसके अंदर सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो गांवों के अंदर वन्य जीवों की आबादी तो हो गई कम और कुत्तों की संख्या हो गई बहुत ज्यादा। इस बार कुत्तों की संख्या अपने शहर में भी बहुत ज्यादा है। अभी आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि कुत्तों ने आतंकिता मचा रखा कि विदेशियों के ऊपर भी बिल्कुल कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो गांवों के अंदर जहाँ वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ हमारे ओरण और गोचर हैं जो कि अब सिकुड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। और उस ओरण गोचर में सबसे बड़ा विनाशकारी अगर वो पौधा है तो वो हो गया बबूल। अंग्रेजी आपने देखा होगा कि अंग्रेजी बबूल जिस प्रकार से अपनी गति कर रहा है, तो हमारे केयर कम हो गए, हमारे कुंबट कम हो गए, हमारी खेजड़ी कम हो गई, हमारे फोक कम हो गए। तो ये जो मिलने वाला हिंगोटा कम हो गया, ये खीप कम हो गया। तो ये जो सारी वनस्पतियां जो हमारी नेटिव थी वो कम होने की वजह से जब बबूल ले रहा है, खीप जैसी चीज तो दिखनी बंद हो गई। तो आप देखेंगे बबूल के ना तो पत्ती को कोई खाता है, ना उसके ऊपर कांटे होने की वजह से वो कोई काम नहीं आता। लेकिन अगर बात करें तो इसने विनाशकारी रूप ले लिया है। बिल्कुल। और उसकी वजह से जिस खेत के अंदर या जिस जगह पे ये बबूल उग रहा है उसकी भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई। पास कोई पेड़ पौधे और दूसरा पौधा नहीं, फसल नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से हमारे जो वन्य जीव हैं उसकी डिपेंडेंसी उस आवास स्थल का शरण होना शुरू हो गया, यानी हैबिटेट लॉस होना शुरू हो गया। तो जो वन्य जीव हैं वो भी दूसरी तरफ जा रहे हैं और हमारे जो नेटिव पौधे हैं जो वहां पर पनप नहीं पा रहे हैं और बबूल ने अपना विकराल रूप ले लिया। बिल्कुल। आप अगर आसपास देख ले, कहीं पर भी खेतों की बात करें, चाहे माठ की बात करें, ओरण गोचर की बात करें, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्तर पे बढ़ गई है। उसको क्या कि अब बबूल का तो सामना करना किसान के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। बबूल तो एक जमीनी जहर कहते हैं इसको। अब जमीन कोई काम भी नहीं आती है। एक बंजर, एक तरफ से बंजरी बबूल बना रहा है, दूसरी तरफ से और तो ये जो बाहर के जो वनस्पति है वो खात्मे की ओर हो गई है। अगला मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा गहलोत साहब की, शुष्क क्षेत्र में कैसी जैव विविधता है एवं कौन कौन से दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियां पाई जाती है?
राजस्थान का जो मरुस्थल है वो अपने आप में पूरे संसार में मिलने वाले रेगिस्तानों में 10वां स्थान रखता है जी, जिसको कि थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तो वो ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट कहा जाता था। और चूंकि अब वो पोर्शन अलग अलग हो गया, लेकिन फिर भी डेजर्टिक पोर्शन हमारे यहाँ पर भी है, उधर सिंध और ये थार पार कर जो इनके पाकिस्तान जैसलमेर से आगे जैसलमेर के आगे शाहगढ़ बल्द की ओर अगर जाते हैं, बॉर्डर की ओर जाते हैं तो वहां पर लोंगेवाला और ये जो चौकियां हैं उसके ऑपोजिट में सारा डेजर्ट। जी, इस डेजर्ट के अंदर विगत जो हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद में आज दिनांक तक जो 50 सालों में जितने अलग अलग शोधार्थियों ने, साइंटिस्टों ने जो काम किया है, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि लगभग 2043 हमारे जानवर रिपोर्ट किए गए। 2043 छोटे मोटे जानवर हैं, जिसमें आपका नॉन कोऑर्डिनेट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, आर्थ्रोपोडा भी है, यानी कीड़ा भी है तो एक जानवर हुआ, भंवरा भी एक जानवर हुआ। जितने तो जीवों की प्रजातियों की बात करें तो 2043 प्रजाति है, जिसमें स्तनधारी जो जानवर हैं उनकी संख्या 68 है और पक्षियों की संख्या जो सर्वाधिक प्रजाति के 350 प्रकार के पक्षी हमारे यहाँ पर इस डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। अच्छा, अपने एरिया में, अपने एरिया में, शुष्क एरिया में। तो ये शुष्क एरिया के अंदर बात करें तो जितने भी वल्चर हैं, जो आप देखेंगे पहले हमारे खेतों में और गांव के बाहर की तरफ जब कोई गाय और पशु मवेशी मर जाते थे तब हम डालते थे, वहां बहुत सारे गिद्ध आते थे। वर्तमान में वो सारा सिनेरियो खत्म हो गया। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ आपने मरा हुआ जानवर डाला और वहाँ गिद्ध नहीं है, बहुत संख्या मात्र ठीक है। अब वो गिद्धों की संख्या खत्म हो, विलुप्त होने के कगार पर हो गई। अब कई जगह पे अगर देखा हो आपने, पिछली बार जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा एवियन बॉटलिज्म हुआ था वो सांबर में हुआ था, लाखों की तादाद के अंदर पक्षी मरे। इसी प्रकार का सिनेरियो इस बार हमारे पश्चिम राजस्थान के अंदर यानी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर सांबर जो खीचन जो है अपने आप में वर्ल्ड विख्यात है, यहाँ पर कुर्जा आती है प्रवासी पक्षी, तो कुर्जा के अंदर भी हमारे यहाँ पर 2-3 पक्षी ऐसे मरे जिसके अंदर ये पुष्टि हुई है कि इसके अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा हुआ है, संक्रमण फैला है। तब आपको पता है अभी बर्ड फ्लू की आशंका के तहत में वहां पर रोक लगा दी गई थी और सारे जो जाने वाले विदेशी मेहमान थे रोका गया, वहां नहीं जाए। तो अगर बात करें तो प्रजातियों के अंदर की बात करें तो पक्षियों की हमारे पास में लगभग 350 प्रजातियां, मैमल्स के अंदर हमारी लगभग 68 प्रकार की प्रजातियां, और जो अगर बात करें सांपों की और छिपकलियों की है तो लगभग 51 प्रकार की प्रजाति के सांप और छिपकलियां हमारे इस मारवाड़ के अंदर है और इस शुष्क क्षेत्र के अंदर है। तो जैव विविधता की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से देखा जाए तो ये समृद्ध है और 628 प्रकार के पेड़ पौधे और घास प्रजाति 628 प्रकार की हमारे इस मारवाड़ के मरुस्थलीय क्षेत्र में है। तो आप देखें कि किसी भी बड़े क्षेत्र में जाओगे तो इतनी बड़ी संख्या में जो प्रजातियों का मिलना वो बहुत ही दुर्लभ होता है, जिसमें से हमारे को यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रजातियां मिलती है वो हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे नैतिक महत्ता बनती है कि हम इनका ससमय संरक्षण करें। मेनली कौन कौन सी प्रजातियों को खतरा है? देखो सबसे बड़ा तो जो खतरा अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा है, जो लगभग विलुप्त हो ही गए हैं, गोडावण आने वाले समय में क्या पता वो 1 दशक चले, 2 दशक चले, अभी कोई नहीं कह सकता। सरकारों ने यही तय किया है कि अब वो आर्टिफिशियली हैचिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर बात करें तो वाइल्ड के अंदर तो उसकी पॉपुलेशन जनरेट ही नहीं हो रही है। फिर अगर इसके साथ में जो हमारे जो दूसरे जो वल्चर प्रजाति के जो जानवर हैं, इसके अंदर हम लोग बात करें सिनेरियस वल्चर, काला गिद्ध होता था आपको पता है बहुत बड़ा, तो काला गिद्ध है या लॉन्ग बिड वल्चर है या हमारा व्हाइट ड्रम वल्चर है, तो ये वल्चर की प्रजातियां, स्पॉटेड आउलेट हमारे यहाँ पर आपको पता है पहले हमारे को शाम के समय में घरों के आसपास रोज उल्लू दिख जाते थे। बिल्कुल। आज के समय में उल्लू की प्रजाति जो है हमारे मारवाड़ में मिलने वाले जो उल्लू है उनकी प्रजातियां बहुत ही नहीं खत्म सी हो गई। और मैमल्स के अंदर बात करें तो जो मैंने अभी बात की थी आपको, भेड़िया हो गया और हमारा जो ये छाड़ीनारिया जिसको बोलते हैं, तो भेड़िया के साथ साथ में जो सबसे बड़ी जो खतरा हुआ जिसको जरक बोलते थे, जो एशिया के आसपास भूख के भाव मिलते थे, लकड़बग्गा जिसको, ये दोनों की संख्या हमारे यहाँ पर नहीं के बराबर रह गई है। आप अगर आंकड़े देखें अब इसके, ये तो बड़े जानवर हुए मैमल्स, छोटे जानवरों में अगर देखा जाए तो हमारा मंगूज होता है। एक तरह सियार भी खत्म हो गए, पहले गांव में सियार रात को, सर्दी की रात में खूब आवाज आती। वो इसका कारण जब जैसे ये बड़े जो कार्निवोर्स खत्म हो गए तो आप देखोगे एक हर्बीवोर्स जानवर जो कि घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई।
नीलगाय बढ़ गया, चिंकारा बढ़ गया, और ये जो सबसे बड़ा जो आतंक मचा रखा है वो है आपका वाइल्ड बोर, जिसको कि आप सुअर बोलते हैं। हर खेतों सुअर के अंदर सबसे बड़ी किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, हर दिन बर्बाद। तो आप ये कह रहे हैं वन्य जीवों का अगर बैलेंस किया होता समय, तो आपका ऊपर टॉप कार्निवोर्स होता तो आपको किसान भी खुश रहता, परेशानी नहीं बढ़ती। अब उसकी वजह से ये हो रहा है अनबैलेंस इकोसिस्टम चल रहा है, यानी जो फूड चेन जिसको बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला जो है हमारे मारवाड़ के अंदर मिलने वाली वन्य जीवों की खाद्य श्रृंखला अभी चरमरा गई। तो इसका आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सारे लोग अगर ससमय हम लोग, क्योंकि ये वन्य जीव और जैव विविधता, पशु पक्षियों और वनस्पतियों का संरक्षण करना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी, ना ही किसी एक संस्थान की जिम्मेदारी है, ना ही किसी सरकार की एक कर भी नहीं सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना, सजग होना पड़ेगा, और आप प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक करेंगे तो हम लोग इसमें अपना ससमय जानवरों का और वेजिटेशन का हम लोग कंजर्वेशन। आपने तो खूब काम किया इस पे, देख रहे लंबे टाइम से आप इस जैव विविधता पर और अन्य चीजों पर आप काम करते रहे, वाइल्ड लाइफ पे काम किया है, वन्य जीवों पर भी बहुत काम किया है, लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, बहुत साल का आप एक्सपीरियंस है, जो आपने जो एक्सपीरियंस हमारे सबके बीच में रखा है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका आज का नहीं है, बहुत लंबे टाइम से आप कर रहे हैं। तो दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि जैव विविधता हेतु प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या है? सर, सबसे प्रमुख जो मुद्दे वर्तमान में अगर बात करें तो मैं पिछले 20 साल से यहाँ पर इस लैंडस्केप में काम कर रहा हूँ। 2001 से मैं फुल्ली केवल डिवोटेड हूँ इस वन्य जीव संरक्षण के अंदर, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जी। तो मेरा पीएचडी भी है, फिर उसके बाद में मैंने 2 स्टूडेंट को भी पढ़ाया है, अभी वर्तमान में बहुत से सर्वे और अपने सेशन किए हैं, बहुत सारे मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट भी है, तो मैंने काफी सर्वे का काम भी किया है, हर जगह को बारीकी से देखा है। लोनी में भी पैदल चला हूँ, और डेजर्ट में भी बहुत, मैंने ऊंटों पे भी सर्वे किया है सारी चीजें, तो बॉर्डर तक भी गया हूँ। तो मीनिंग ये रहता है कि जो वर्तमान में सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो लेपर्ड अरावली से निकल के हमारे मारवाड़ के अंदर आ रहे हो, चाहे दूसरा नीलगाय हमारे शहरों में पहुंच रही हो, या अगर बात करें जो खेतों खलियानों के अंदर सबसे बड़ा जो सुअर जो फैल रहा है, यानी जो क्रॉप डैमेज कर रहा है, ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के 3 टाइप। बिल्कुल। उसके अलावा बात करें कुत्तों की जो बढ़ती हुई संख्या, वन्य जीव आबादी क्षेत्र में जिस प्रकार से कुत्ते बढ़ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो नुकसान कर रहे हैं वन्य जीवों को, स्पेशली चिंकारा और ब्लैक बक के छोटे जो बच्चे होते हैं उसको घायल कर रहे हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रति वर्ष 1500 से 2000 वन्य जीव घायल होकर केवल माचिया रेस्क्यू सेंटर, क्योंकि हमारे यहाँ पर 7 रेस्क्यू सेंटर है, माचिया के आंकड़े बता रहा हूँ कि एक साल में लगभग 2000 के आसपास, 1500 से 2000 घायल न केवल इनकी बल्कि शिकार भी हमारे यहाँ पर होता है। जो अगर दूर अगर टीलों पे बात करें या अनजाने जो कहते हैं ना रिमोट एरियाज है, वहां पर भी, केवल मैं जोधपुर की अगर बात करूं गोरा साहब, तो लगभग पिछले 10 साल के आंकड़े अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो हमारे पास है हमने कलेक्ट किए, लगभग 352 केसेज मुझे 10 साल में रजिस्टर हुआ है शिकार में। अब वो उसके अंदर ऐसे केसेज जो है, इसके ऊपर भी हमारे को कहीं पे कुछ लगाना होगा। और अगर बात करें सबसे बड़ा जो हमारी मरुगंगा के नाम से मारवाड़ की जो लूनी नदी है, आपने देखा होगा कि हम अंधाधुंध तरीके से और इलीगल माइनिंग तो दैट एक प्रॉपर वे में होती है, माइनिंग डिपार्टमेंट करे, पर इलीगल तरीके से आपका बजरी और रेत का जो खनन किया जा रहा है लूनी नदी के अंदर, उससे वहां पर लूनी नदी के अंदर मिलने वाली जो वन्य जीव संपदा है और जो हमारी वेजिटेशन से खत्म हो गई पूरी। वहां से तो लोगों ने क्या खनन जो है अंधाधुंध और अवैध खनन है, वो अपने आप में वहाँ पर मुद्दा और चुनौतियां है। और वैध भी है दलोच साहब, तो वैध वालों ने भी क्या, जैसे इनका नियम होता है ना, जैसे आप इतना खनन करोगे तो वापस पेड़ लगाओगे, ये आपका सीमांकन होगा, ये आपकी चीजें, वो नहीं कर पा, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखा कर ही नहीं रहे। आपने जो कहा ना सप्लीमेंट करना चाहिए, बिल्कुल वो कोई नहीं करता। इसी कारण है कि आप अगर सालावाद से लेकर दवा तक का एरिया देखोगे तो हमारा पॉल्यूशन की वजह से खेत अनफर्टाइल हो गए हैं। ये आपने जो बात रखी, हमेशा हमारे फाउंडेशन में हमेशा करते रहते हैं और हमेशा हम पब्लिक अब अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे। कल ही हम लोग जाके आए थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जाकर के कि आप सरकार को थोड़ा चेताएं विधानसभा के माध्यम से, कि ताकि ये चीज जो बढ़ती जा रही है, खेत खलियान के खत्म हो चुके किसानों के, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गए, मतलब एकदम बंजर टाइप हो गई जमीन। अब दूसरा इसके अंदर वर्तमान में सबसे बड़ा जो ये जो चैलेंज है, जिस प्रकार से खेत खत्म हो रहे हैं, तो हमारे आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से नेटिव वेजिटेशन जो खत्म हो रही है,
बबूल को एक तरह से रिमूवल करते हुए हमारे को हमारी नेटिव वेजिटेशन को इम्प्लांट करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, आपने अगर देखा होगा तो जो खेजड़ी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो काम नहीं आता। खेजड़ी की चाहे आपका पॉड की बात करें, खेजड़ी के आपका फ्लावर की बात करें, खेजड़ी के लीव्स की बात करें, आदमी भी लेता है यूज, लेकिन आदमी से ज्यादा जानवर इसका यूज करते हैं। और वर्तमान में एक बहुत बड़ा और भी जो इनोवेशन हो रहा है, दैट इज द बायोचार। आज की तारीख में खेजड़ी की अगर कहीं लकड़ी पड़ी हुई है और उसको लोग कोयले के रूप में जो यूज कर रहे हैं, तो बायोचार बनाकर यूज कर रहे हैं, जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल दूसरे, जैसे कोयला आपका बबूल से भी बनता है, लेकिन इसका बायोचार के माध्यम से यूज करेंगे तो एक प्रॉपर वे में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में हम लोग इसको आगे कर पाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक सार्थक कदम होगा। और वर्तमान में जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर सबसे बड़ा है, जो जहां पर भी फॉरेस्ट के पैचेज है या गवर्नमेंट के पैचेज है, वहां पर कुछ एनजीओज के माध्यम से और उनको प्लांटेशन के माध्यम से डेवलप करें, ताकि शहरी क्षेत्र में पॉल्यूशन भी कम हो जी। वहां पर आपका बहुत सारे जो है बर्ड्स आएंगे जी। और बर्ड्स आएंगे तो जो बच्चा हमारे घर में बैठ के जो मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, वो लाइव बर्ड देखेगा, तो उसकी एक्टिविटी देखेगा, उसके बारे में समझेगा, कब वो एग ले कर रहे हैं, कब उसकी हैचिंग हो रही है, बच्चे कैसे आ रहे हैं, माँ बच्चे को कैसे दूध पिला रही है या दाना कैसे ला रही है, कार्निवोर्स कैसे बना रही है, कीड़ा उसको कैसे खिला रही है, ये सारी बातें जो लर्निंग है, जो बच्चे को सीखनी चाहिए, वो सारी लर्निंग वहाँ पर उसको कम से कम मोबाइल में तो नहीं जाएगा, वो मोबाइल में तो नहीं जाएगा। और जो उसकी आंख कमजोर की बजाय अगर वो वेजिटेशन के साथ देखेगा तो आंखें मजबूत होगी और ब्रेन भी अच्छा होगा। तो ये शहरी क्षेत्र के अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना वर्तमान समय की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यक। तो उसके अंदर आपका सहयोग होगा। दूसरा, जितने भी गांवों के अंदर, जो हमारे मारवाड़ के जितने भी गांव हैं, आप देखोगे हर गांव में एक छोटी मोटी नाडी, तालाब, पोखर, कुंड होता है। बिल्कुल। तो कहीं पे भी छोटी नाडी है, कहीं पे बड़ी तालाब है, कहीं बड़ी नाडा है, ऐसे। तो उस जगह पे उस एरिया को वेटलैंड के रूप में डेवलप करना पड़ेगा, जबकि भारत सरकार ने 2010 के अंदर वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट लागू किया जी। उस कंजर्वेशन एक्ट के तहत में हर एक गांव को, और एक बायोडायवर्सिटी एक्ट 2006 में लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। तो आपको बता दें, बायोडायवर्सिटी एक्ट का मीनिंग है कि आपको एक बायो इंडिकेटर रजिस्टर बनाना होता है हर गांव में। अच्छा। मेरे गांव के अंदर, इस गांव के अंदर किस प्रकार की वेजिटेशन है, मान लो मेरे पास में 10 प्रकार के पौधे हैं या 20 प्रकार के पेड़ हैं, मतलब एरिया में लगे हुए हैं, जो भी लगे हुए हैं। आपका गांव है, मान लो आपके गांव में कितने पौधे हैं, यानी टाइप ऑफ वेजिटेशन, आपके गांव में कितने प्रकार के पक्षी आते हैं, कितने प्रकार के जानवर हैं, इन सारों का एक डेटाबेस होगा। वो डेटाबेस आपको लिखना होगा। भारत सरकार की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण की, MOFCC की, उसके ऊपर आपके गांव के साथ ना, आप जैसे डिस्ट्रिक्ट खोलोगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका लोकेशन आएगी, आप विलेज का नाम पूछेगा, तो एक पूरा भारत सरकार ने ये उस समय तय किया था कि पूरे भारत के दूर दराज के एरियों के अंदर मिलने वाली जो जैव विविधता, उसको संकलित किया जा सकता। अब नहीं, अभी है, लेकिन सरकार ने उस पर काम नहीं कर पा रही। आप देखो क्यों, कि इसके अंदर जरूरत है कि अगर गांव का लोग, अगर कोई मिलने वाला गांव का बच्चा है, अगर उसको ट्रेन कर दिया जाए, तो वो अलग अलग गांव में जाकर इस प्रकार के काम कराएगा, हमारे गांव की जैव विविधता भी संरक्षित होगी, उस बच्चे को रोजगार मिलेगा। और रील नहीं डालेगा, ये डालेगा। बिल्कुल। और अगर कोई फॉरेन का टूरिस्ट आ रहा है तो वो बताएगा कि साहब मेरे गांव के अंदर ये है। और दिल्ली में बैठा हुआ आदमी अगर देखना चाहेगा कि मेरे को तो फोक देखना है, जोधपुर में फोक का है या गूगल का है, और आपके गांव के अंदर बता दिया कि मेरे तो यहाँ मंडोर के अंदर, डाणा बेरा के अंदर गूगल है, और आपने वो डाली इंफॉर्मेशन, तो जो जोधपुर घूमना आएगा वो गूगल देखेगा, डाणा बेरा तो आपके डाणा बेरा गूगल देखने पहुंच जाएगा। तो आप इससे टूरिज्म को भी बढ़ाओगे, तो ये चीजें भी वहां पर संभव हो सकेगी अगर ये इस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो अभी वर्तमान में डेजर्ट इकोसिस्टम को है, या अगर बात करें शुष्क क्षेत्र के क्षेत्र में, वो है हमारी जो प्रमुखता से जहां पर मिलने वाली जैव विविधता का जो हैबिटेट है, आवास स्थल, वो है हमारी सेवन की ग्रासलैंड। बिल्कुल खत्म हो गई, जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज द ड्राई ग्रासलैंड एरिया है हमारा। तो ड्राई ग्रासलैंड एरिया एक होता है कोल्ड ग्रासलैंड एरिया। तो ड्राई ग्रासलैंड एरिया केवल हमारे यहाँ है,
और वो सेवन की ग्रासेस बिल्कुल खत्म हो रही है, अत्यधिक चारण से हो रही है, चाहे लोग उसकी कटिंग कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से जो प्रेशर हो रहे हैं उसकी वजह से। और सबसे बड़ा चैलेंजेज आ रहा है, आप देखा कि अभी वर्तमान के अंदर विंड मिल्स का बहुत सारा हो गया, पावर लाइंस, बिजली बनाने का काम, तो सारा जो हमारा जो ये सेवन के ग्रासलैंड के अंदर ये डेवलप हो गया। उसकी वजह से सेवन ग्रासलैंड में मिलने वाली जो भी जैव विविधता है, जो भी वन्य जीव है, उनको विचरण करने में, उनको प्रवास करने में, तो आम जन की आवाज हो गई जब साहब की, तो जिस प्रकार से ये सोलर प्लांट्स जो है वो सारे चीज खेजड़ी से लगा करके सेवन घास से सब चीज वनस्पति खत्म कर रहे हैं। तो केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी सोलर की वजह से आपने उस पूरे खेत को साफ कर दिया, आपने वेजिटेशन हटा दी, वेजिटेशन हटी तो आपका जो भी वन्य जीव है वो भी हट गए, और केवल आपने केवल सोलर की लाइट लेने के लिए, सोलर से पैसा कमाने के लिए आपने बना दिया। तो कहीं न कहीं सरकारों को भी इसको एरिया निर्धारित करते हुए, अगर हमारे सारे ओरण और गोचर को काट के, गवर्नमेंट लैंड है, सरकार ने कह दिया ओरण गोचर काटो और यहाँ पर हमारे सोलर प्लेटें लगाओ, तो हमारे वन्य जीव सामने, हाँ तो वो तो वहाँ से हट जाएंगे, भाग जाएंगे, तो बचेंगे, लुप्त हो रहे हैं, हर लुप्त हो रहे हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा ये जो सारे खतरे हैं जिनको हमारे को समय देखने होंगे, तभी हम लोग वन्य जीव संरक्षण कर पाएंगे। विविधता संरक्षण में आमजन की क्या भूमिका होनी चाहिए? आम जन, जो मैंने बताया कि आपको सबसे बड़ा जो है, आम जन ही एक ऐसा शख्स है या ऐसा पिलर है जो वर्तमान समय में जो ये चुनौतियां हैं जैव विविधता की, उसको कम करने में और उसको रिड्यूस करने में मदद कर पाएगा। और आम जन, जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, जिसमें अगर आपने देखा होगा प्रमुखता से हमारे यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के अंदर जैव विविधता और वन्य जीवों संरक्षण के लिए विश्नोई समाज का नाम अग्रणी भूमिका। बिल्कुल पूरे देश के अंदर जिस समय से विश्नोई समाज के जो पूर्वज थे और अमृता देवी के नेतृत्व में जब ये खेजड़ी बचाओ अभियान के तहत में जब ये आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन के बाद में विश्नोई समाज ने प्रण दे लिया कि हम लोग खेजड़ी और जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे आएंगे, और वो हमेशा, और आप देखेंगे हम लोग जब जंगल में जाते हैं या हमारे आसपास जाते हैं तो हम भी देखते हैं कि अगर हिरण प्रजाति कहीं पे मिलती है तो आसपास में विश्नोई डाणी पास में। लेकिन अगर इसकी बात करें तो जब ये दशकों से जो काम कर रहे हैं, इस बात की सीख हमारे दूसरे समाज में मिली है। बिल्कुल। और इसका मैं उदाहरण बताऊं कि वर्तमान के अंदर जो कि क्रेन फाउंडेशन, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी संस्था है, जो क्रेन फाउंडेशन है, जो ऊर्जा संरक्षण के लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 7 टाइप की जो क्रेन्स है उनके अलग अलग जगह पे, तो उसका रशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और उन क्रेन फाउंडेशन के अधिकारी अभी हमारे जोधपुर आए थे, और खींचण जैसी जगह जहाँ पर ऊर्जा आती है, और वहां पर ऊर्जों का ससमय संरक्षण करने के लिए एक व्यक्ति जो लगा रहता है वो है सेवाराम माली। ठीक, तो विश्नोई समाज के साथ में दूसरी समाज बना रहा हूँ, तो जिस प्रकार से वो शख्स आगे आया, तो आपने एक अलग बिल्कुल वन्य संरक्षण। खेतों में काम करने वाले जाट समाज के जो लोग हैं, वर्तमान समय में जो पहले होता है ना कि जानवर को भगा देते, आजकल वो इतना त्वरित गति से अपना पूरा फोर्स लगाते हुए वन्य जीव संरक्षण के अंदर, चूंकि आंकड़े बताते हैं रेस्क्यू सेंटर में हमारे समाज के लोगों को लेकर आए। बिल्कुल। जितना पहले आधिपत्य था कि हमारे यहाँ पर जो जैन समाज के लोग जो कि यहाँ पर दाना डालते हैं आपका किचन के अंदर, विश्नोई समाज के लोगों से प्रेरणा लेते हुए इस प्रकार, चाहे वो जाट समाज हो गया, माली समाज हो गया, राजपुरोहित समाज अगर बात करें बालोतरा के अंदर पूरा दाना का काम करते हैं, राजपुरोहित समाज की और आगे बढ़ गए, जैन समाज के लोग आगे बढ़ गए, माली समाज के बढ़ गए, जाट समाज के बढ़ गए। तो इस प्रकार से एक जाति से दूसरे जाति ने प्रेरणा लेते हुए काम, बिल्कुल काम। तो इस प्रकार से दूसरा, इसी को देखा जाए जो पहले जो हमारे जो ग्रामीण परिवेश में या जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, वो पहले शिकार करते थे, लेकिन अब वो सारे सभ्य हो गए हैं, उनका एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो गया, तो वो शिकार में भी कहीं ना कहीं कमी आई है, जिसकी वजह से जो हमारे नोमैडिक लोग, जो घुमक्कड़ जाति के जो लोग हैं, उन्होंने आजकल अपना ये पेशा चेंज कर दिया है और वो भी अपनी मजदूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए। पहले तो ये जो शिकार जो लोग करते थे वो भी, तो ये समाज के लोगों में ये जो भावना जागृत हुई है, तो ये भावना को हमारे को समाज के हर वर्ग में ले जाना होगा, तभी हम लोग इसका संरक्षण कर पाएंगे। और उम्मीद है कि आपके माध्यम से और जिस प्रकार से अलग अलग संस्थाएं और सरकार जिस प्रकार से गतिशील रहेगी,
तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग उनका संरक्षण कर जी। पाएंगे। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि अलग अलग जो समूह है जहाँ पर भी आप काम करें, न केवल एक वर्ग के अंदर बल्कि अलग अलग वर्गों की जाति के जो लोग रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, वहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को ये जानकारी मिले। हाँ, जागरूकता आयोजन होकर फिर इसमें आएगी, बकायदा हाँ। इसमें पहुंची जाएगी। उससे मेरे हिसाब से ये अति उत्तम होगा। हेम सिंह जी ने आज जिस प्रकार से हमें एक अपना नॉलेज हमारे बीच में रखा है, वाकई में इनको हर विषय को इन्होंने टच करते हुए, हर विषय को समेटते हुए, सहेजते हुए इस बात को आपके बीच में रखा है। उन्होंने नॉलेज भी दिया है। कई चीज़ें मान लो ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है, उसका भी हमें ये चीज़ नई चीज़ मिली है। हेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऑफिस में आकर के और जन मानस के सामने आपने अपना नॉलेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साहब, मुझे बुलाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।